Hello, this is Dr. Kinnari Dhruv. The audio video lecture is for semester 3 SY BCom students, English medium students. The subject is taxation 1. Core code is 203. We are going to discuss some of the theories, some of the important significant point of the theories of salary income. The chapter is salary income. On basis of this theory, you can calculate 14 mark sums which has been asked in Gujarat University paper. Now, what do you mean by the salary? First of all, understand one thing. According to section 14 of the Act, all income of a person shall be classified under the following heads. That is salaries, income from house property, profit and gain of business and profession, capital gains and income from other sources. यहाँ पे ये कहा है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी असेसी है, rather than we will use the term assessee. Assessee यानी कि जो टैक्स पे करता है, जो असेसी है उसकी सारी इनकम 5 हेड्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट सैलरी, सेकंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, 4 कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इसमें फर्स्ट जो हेड है, इनकम का हेड, सैलरीज, वो आज हम डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द सैलरीज? सैलरीज मीन्स एनी अमाउंट paid by an employer to his employees in lieu of service rendered by them. क्या लिखा है? Salaries means any amount. कौन पे करेगा? एम्प्लॉयरी पे करेगा. किसको पे करेगा? इसके एम्प्लॉइज को. किस वजह से पे करेगा? जो सर्विस एम्प्लॉइज ने एम्प्लॉयर को दी है उसके लिए. तो यहाँ पे 4 वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं. एनी अमाउंट, कोई भी सैलरी हो सकती है, 5,000 से लेके 5 लाख तक. कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है. कौन देगा? एम्प्लॉयर ही देगा. किसको देगा? अपने एम्प्लॉई को. तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ गई कि 2 पार्टीज के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए. और ये जो सैलरी दे रहे हैं वो एम्प्लॉइज ने जो सर्विसेज एम्प्लॉयर को दी है उसके लिए ही देनी होगी. अगर एम्प्लॉयर ने कोई लोन दिया है एम्प्लॉई को तो वो गिना नहीं जाएगा. ठीक है? तो यहाँ पे और एक बार मैं रीड कर रही हूँ. सैलरी मीन्स एनी अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज इन लिeu ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम. However, Income Tax Act 1961 defines the term salary under section 17(1) to include the following monetary as well as non-monetary payments. लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने जो सैलरी की डेफिनेशन दी है, जो सैलरी डेफिनेशन है वो सेक्शन है 17(1) सब सेक्शन इज 1. उसमें उन लोगों ने जो कौन किसको किसको सैलरी बोलेंगे वो बोला है. तो पहला है वेजेस. वेजेस को भी आप सैलरी बोल सकते हो. एन्युइटी और पेंशन. एन्युइटी और पेंशन यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेजुएटी भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है. Any fees, commission, perquisites to or profit in lieu of or in addition to salary or wages. कुछ भी फीस है, कमीशन है, परक्विजिट्स यानी कोई भी फैसिलिटी है. परक्विजिट्स यानी कोई भी फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉइज को देते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी पोस्ट जो 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 सर्विस की पोस्ट होती है, जो उनका हुदा होता है वो उतना बड़ा होता है. जैसे हाई कोर्ट के जज हो गए तो हाई कोर्ट के जज को एक कार मिलती है. ठीक है? कोई कलेक्टर है तो कलेक्टर को गवर्नमेंट से कार मिलती है अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए. तो ऐसे कुछ भी फैसिलिटीज मिलती है उसको बोलते हैं परक्विजिट्स. तो परक्विजिट भी सैलरी हो गई. और प्रॉफिट, यहाँ पे बोला है प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस. यानी कि और इन एडिशन. प्रॉफिट्स इन लिeu, प्रॉफिट का मीनिंग क्या है कि भाई कभी कभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को एक ऑफर देते हैं कि भाई ये महीने का आप सैलरी जाने दो, इसकी वजह से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें सबका परसेंटेज होगा. तो यहाँ पे वो पार्टनरशिप या कोई ऑनर नहीं हो गए, बट सैलरी के बिहाफ में या सैलरी देते हुए भी ये कंडीशन रखते हैं. बेसिक रिलेशनशिप उनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का ही है. ठीक है? तो उसको भी सैलरी बोला जाएगा.
एनी एडवांस ऑफ सैलरी, अगर आपको 1 महीने एडवांस सैलरी मिल गई फिर भी वो सैलरी होगी। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉइज को मेडिकल लीव्स या कोई भी दूसरी लीव्स मिलती है जो उनको एकेडमिक ईयर होता है या जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें यूज करनी होती है। अगर समझो कि किसी की ये लीव्स यूज नहीं की होती, ऐसे ही पड़ी रही, एम्प्लॉइज ने कोई भी लीव्स यूज नहीं की, लेकिन उसके पास जो लीव्स उनको मिल रही है पूरे साल में वो वैसी की वैसी है, तो जब वो रिटायर होता है तो इतनी ये जो सारी लीव्स होती है जो उसने नहीं यूटिलाइज की, उसके बिहाफ में उसको सैलरी मिल जाती है, उसको उस जितने दिन हो उतना दिन का पगार मिल जाता है, तो वो भी सैलरी में आ जाएगा। जी है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। ये प्रोविडेंट फंड क्या है? इट इज वन काइंड ऑफ अ रिटायरमेंट बेनिफिट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों अपने पीएफ फंड, जिसको हम शॉर्ट में पीएफ बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड मीन्स पीएफ, पीएफ में सैलरी के कुछ परसेंटेज क्रेडिट करते हैं। समझो कि आपकी सैलरी 10,000 है, तो 10,000 के 12% कितने होते हैं? 1200 रुपये। तो एम्प्लॉयर भी 1200 डालेगा और एम्प्लॉइज भी 1200 डालेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर्स ने आपको देने हैं 10,000, लेकिन आपका जो 12 से वो काट लेगा, ठीक है। तो 10,000 में 1200 निकल गए तो बचे कितने? 8,800। लेकिन खुद के जो 1200 रुपए है वो ऐड कर दिया, तो टोटल कितना होगा? 2,400। समझ में आया? तो आपके पीएफ में 2,400 क्रेडिट हो रहा है, जबकि आपका डिडक्ट कितना हो रहा है सैलरी में से? 1200। ये 2,400 कब मिलेंगे आपको? जब आप रिटायर होगे तब। तो जो एम्प्लॉयर ने अपने हिसाब से 12% ऐड किया वो भी सैलरी में आ जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे लिखा है इन एक्सेस, इन एक्सेस यानी कि 12% तक माफ है, तभी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन समझो कि आपने एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी पर मंथ 10,000 है और उसने 1,300 रुपये जमा कराए पर मंथ के हिसाब से आपके प्रोविडेंट फंड में, तो 1,300 माइनस 1,200, जो 100 रुपीज का जो एक्सेस हुआ तो वो आपकी सैलरी में आ जाएगा। The contribution by the central government or any other employer in previous year to the account of an employee under pension scheme, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है या कोई भी एम्प्लॉयर होता है जो पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करते हैं वो। तो यहाँ पे सैलरी का ब्रॉड मीनिंग दिया है अंडर सेक्शन 17। सैलरी वेजेस को भी कहा जा सकता है, पेंशन को भी कहा जा सकता है, ग्रेजुएटी फीस, कमीशन, एडवांस सैलरी, लीव एनकैशमेंट, पीएफ फंड कंट्रीब्यूशन सब आ गया, ठीक है। तो ये हुई सैलरी की डेफिनेशन। नाउ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सैलरी, ये इनकम सैलरी है वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स उन लोगों ने क्लियरिफाई किए हैं। फर्स्ट, पेयर एंड पे मस्ट हैव एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई और मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए, पार्टनर्स भी नहीं होने चाहिए, एजेंट भी नहीं होने चाहिए। जो आपने सेमेस्टर 1 में किया था, जॉइंट वेंचर अकाउंट किया था, कंसाइनमेंट किया था, कंसाइनी और कंसाइनर भी नहीं होने चाहिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का ही रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी जो इनकम होगी वो आपकी सैलरी इनकम से कंसिडर करेंगे। सेकंड, पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच अ कैपेसिटी, यानी कि एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में आता होगा तभी वो पेमेंट कर पाएगा। समझ में आया? समझो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टी हो गया है, वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं होगा। आपका एक अकाउंट आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेमेस्टर 6 में, जो आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में करेंगे, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टी है। तो जो पेमेंट दे रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर की कैपेसिटी है कि वो आपको एज अ एम्प्लॉयर आपको पेमेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ चार्जिंग सेक्शन ऑफ अ सैलरी, चार्ज कैसे करेंगे, यानी कि इस पे इनकम टैक्स लगाएंगे कैसे, कि भाई किसको सैलरी बोलेंगे? तो सैलरी इज चार्जेबल टू द टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस, बोथ वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। बहुत ही सिंपल एक ही सेंटेंस में बोल दिया है कि कब सैलरी चार्ज होगी, तो जब मिलेगी तब या जब मिलने वाली होगी तब। मिलेगी तब यानी मिलने वाली होगी तब, यानी कि भाई महीने की पहली तारीख आ गई, मेरी सैलरी होनी चाहिए लेकिन हुई नहीं,
लेकिन होनी चाहिए, चार्ज हो गए, ठीक है। महीने की पहली तारीख नहीं आई लेकिन आपको एडवांस सैलरी मिल गई, दिवाली आ रही है 1 नवंबर को फॉर एन एग्जांपल, तो आपको 31 अक्टूबर में ही मिल गई सैलरी। आपको मिलने वाली कब थी? 1 नवंबर को, लेकिन आपको मिली कब? 31 अक्टूबर को। तो यहाँ पे मिलने वाली बाद में होती है, मिल गई पहले। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जब भी मिले या मिलने वाली हो, जब भी मिले या मिलने वाली हो, दोनों में से जो पहला होगा उसी दिन सैलरी चार्ज हो जाएगी। आई एम रीडिंग वंस मोर द सेंटेंस। सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू, ड्यू यानी कि मिलने वाली बेसिस, और ऑन रिसिप्ट यानी कि मिल गई बेसिस। विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले है वो ले लो, ठीक है। हेंस सैलरी इंक्लूड्स, यानी कि सैलरी में क्या क्या होता है? एडवांस सैलरी जो रिसिप्ट बेसिस पे होती है, 31 अक्टूबर को मिल गई आपको 1 नवंबर की सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पहली तारीख आ गई फिर भी आपको नहीं मिली, ठीक है। एरियर सैलरी, यानी एरियर सैलरी यानी क्या होता है कि भाई समझो कि आपकी सैलरी 10,000 थी 1 जनवरी को, ठीक है। अभी हर ईयर ये प्रोविजन है कि 1,000 बढ़ेगी, ठीक है। तो 2020 जनवरी में आपकी सैलरी 10,000 थी पर मंथ, तो 2021 जनवरी में आपको 1,000 का इंक्रीमेंट, जो इजाफा बोलते हैं, जो बेनिफिट होता है, तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 21,000। तो जनवरी 2021 से आपकी 11,000 या होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं, वो आपको इंक्रीमेंट मिला जून में। तो जो 6 महीने का 1,000 है, 6,000, तो वो भी सैलरी ही था, मिला बाद में, तो उसको बोलते हैं एरर्स इन सैलरी, तो एरियर्स सैलरी बोलते हैं। तो ये भी सैलरी में आता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, ये पॉइंट्स आपको एमसीक्यू में काम आएंगे। सैलरी एंड वेजेस, इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि सैलरी भी अलग नहीं होता और वेजेस भी अलग नहीं होता। जैसे है कि भाई वेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं और सैलरी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस समझ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं होता। इनकम टैक्स सैलरी और वेजेस को सिमिलरली कंसीडर करते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज रेम्युनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क। जो रेम्युनरेशन होता है एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा आवर्स ओवर टाइम करते हैं, वो भी सैलरी में आता है, ठीक है। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेस, यानी कि कोई एक बंदा कहीं पे फुल टाइम पार्ट करता है, फुल टाइम काम करता है और कहीं पे पार्ट टाइम करता है, तो ये सारी सैलरी को अक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। अक्यूमुलेट और सबको एक ही हेड में डाल के सैलरीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आप जितने भी एम्प्लॉयर रखो, लेकिन आपकी एक ही इनकम होगी सबको। समझो कि कहीं से आप फुल टाइम काम करके 12,000 कमा रहे हो, कहीं पे पार्ट टाइम करके 2,000 कमा रहे हो, तो आपकी पर मंथ सैलरी 12,000 प्लस 12,000 14,000 आएगी, ठीक है। सैलरीज फ्रॉम फॉर्मर, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। फॉर्मर यानी कि भाई आप कहीं पे काम करते थे, सैलरी तब नहीं मिली तो मिल गई तो चार्ज कर दो। प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव यानी कि कहीं पे आप काम करने वाले हो, उसने एडवांस में सैलरी दे दी तो वो भी सैलरी में आ जाएगा। फोर गोइंग ऑफ द सैलरी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर गोइंग यानी कि आपने कई दिन काम कर लिया, फिर आपको सैलरी मिली, फिर आपने बोल दिया कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ काम, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। आपको सैलरी नहीं चाहिए लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, ठीक है। समझो कि आपकी सैलरी 10,000 और आपने नहीं ली, तो नहीं ली तो कोई बात नहीं, लेकिन 10,000 पे यू हैव टू पे द टैक्स। यहाँ पे क्लियरली लिखा है सच वेवर, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग, इफ यू ये, ठीक है। सच वेवर शेल, वन सेकेंड, सच वेवर शेल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, यानी कि उसको भी सैलरी ही कंसीडर किया जाएगा। नाउ जो आपका प्रैक्टिकल सम्स होंगे वो कुछ इस हिसाब से आप इनकम फ्रॉम सैलरी असेसमेंट ईयर 2020-21, प्रीवियस ईयर आपका आ जाएगा 2019 एंड 20, ठीक है। तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहले तो बेसिक सैलरी, ए बी और सी करके मैंने यहाँ पे पोर्शन रखा है। कैश रिसिप्ट यानी कि जो सैलरी आपको कैश यानी रोकड़ में मिलती है, सैलरी जो बेसिक सैलरी होती है, उस पर कुछ बोनस मिला, उस पर कुछ कमीशन मिला, ठीक है।
फिर अलाउंसेस आ गए। अलाउंसेस क्या है कि भाई जो एम्प्लॉयज के खर्चे होते हैं कोई भी, ठीक है, जो जॉब्स के रिलेटेड होते हैं और जॉब्स के रिलेटेड नहीं भी होते, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, जो भी एम्प्लॉयज के खर्चे होते हैं जो जॉब्स के रिलेटेड होते हैं या जॉब्स के रिलेटेड नहीं भी होते, उसके लिए बेसिक सैलरी से भी एक्स्ट्रा कुछ पैसे आपको मिलते हैं। समझो कि आपकी बेसिक सैलरी 10,000 है, ठीक है, और आपका 10,000 आपको मिलता ही है, लेकिन आपको घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस घर तक जो भी आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, जो भी आपका कन्वेयंस, जिसको हम बोलते हैं कन्वेयंस, ठीक है, कन्वेयंस होता है, उसके लिए आपको 200 मिलते हैं पर मंथ। तो आपकी टोटल सैलरी, बेसिक सैलरी 10,000 प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस 200। अलाउंस में एक बात ये याद रखनी है कि अलाउंस हमेशा कैश में होते हैं, ठीक है, और परक्विजिट कैश में भी होते हैं और नॉन कैश भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अलाउंसेस समझो कि ये तो आपका हो गया जॉब रिलेटेड एक्सपेंस, क्योंकि आप जाते हो जॉब पे तो जॉब रिलेटेड। अब नॉन जॉब रिलेटेड क्या होता है कि भाई आपका हाउस, आप जो रह रहे हो रेंट पे है, तो आपको मिलता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो एम्प्लॉइज को उसके बेसिक सैलरी से एडवांस में मिलता है। समझो उसकी बेसिक सैलरी 10,000 है और उसको HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जो वो घर भाड़ा, जो भी मकान का भाड़ा बढ़ता है, उसके लिए अलग से 1,000 रुपीज एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को देता है। तो उसकी टोटल सैलरी, बेसिक सैलरी 10,000 प्लस HRA 1,000, तो टोटल सैलरी आ गई 11,000। तो ये पॉइंट अलाउंसेस है, ये आपका मोस्ट IMP पॉइंट है, ठीक है। इसमें से प्रैक्टिकल सम्स बहुत आएंगे, ये जो अलाउंसेस है वो, ठीक है। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ सैलरी, जो हमने किया एडवांस ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। PF फंड मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी रिटायरमेंट बेनिफिट में प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयज अपने सैलरी में से कुछ डिडक्ट करवाता है, समझो कि ये क्या होता है कि एक फंड क्रिएट करते हैं और ये फंड आप जब रिटायर होते हो तब एक साथ आपको लमसम अमाउंट दे देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको हर एक महीने अपनी सैलरी में से कुछ रिडक्शंस करके कुछ रकम उस प्रोविडेंट फंड में डालनी होती है। तो हमारा एग्जांपल हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि भाई आपकी सैलरी 10,000 है और अगर आप 10% अपना PF कटाते हो तो 1,000 रुपये आपके PF फंड में चले जाएंगे। अभी आप भी 1,000 डालते हो PF फंड में और आपका एम्प्लॉयर भी डालता है, ठीक है, 1,000। तो टोटल आपके PF फंड में हो गए 2,000 जो आपको मिलेंगे जब आप रिटायर हो गए तब। अब इसमें क्या होता है कि 12% तक कोई टैक्स नहीं लगता एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय की तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि खुद का ही सैलरी है और खुद ही डाल रहा है, ठीक है। उसके हाथ में कितने आएंगे, 10,000 माइनस 1,000। एम्प्लॉय अपने घर पे कितने ले जाएगा, 9,000, लेकिन PF फंड में 2,000 क्रेडिट होंगे क्योंकि 1,000 किसने डाला, एम्प्लॉयर ने। अभी समझो कि 10,000 की सैलरी है और एम्प्लॉयर डाल रहा है मोर देन 12%, समझो कि 13% डाल रहा है, तो 1,300 रुपए हो गए। तो ये जो 1,300 रुपए है वो पूरे पूरे टैक्सेबल नहीं होगा, 1,300 में से 1,200 यानी कि 12% तक माफ है, लेकिन जो 100 रुपीज है उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आपकी बुक एग्जाम में होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन RPF इन एक्सेस ऑफ 9.5%। अभी ये जो प्रोविडेंट फंड है वो क्रिएट करेंगे, वो ऐसे आइडियल तो रखेंगे ही नहीं, सारे एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड होगा, हर एक महीने इसमें फंड में जमा होगा कुछ भी राशि, जो भी रकम है, जो भी अमाउंट है। तो इसका क्या करता है कि वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट 9.5% तक आया तब तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन समझो कि वही आपको इंटरेस्ट 10% मिल रहा है तो ये जो 0.5% है उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है। नंबर C, परक्विजिट्स। परक्विजिट्स में यहाँ पे आपने देखा कि रेंट फ्री हाउस, मेडिकल फैसिलिटी, मोटर कार एंड एजुकेशन फैसिलिटी। आपकी सिलेबस में सिर्फ रेंट फ्री हाउस और एजुकेशन मोटर कार ही आएगा, मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी एक या दो बार ही पूछा है, लेकिन इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन योर सिलेबस दैट सम मस्ट बी आस्क्ड in context of perquisite for the chapter salary only for perquisites, rent free house and motor car.
तो भाई आप कहीं कंपनी पे, मल्टीनेशनल कंपनी पे काम कर रहे हो और आपने कंपनी ने आपको हाउस दे दिया, ठीक है, रहने के लिए, ऑनरशिप में नहीं लेकिन रहने के लिए कंपनी की आपको कोई बंगलो मिला। अभी वो फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड भी हो सकता है। जब आप जॉब छोड़ दो तो आपको खाली करना पड़ेगा। आपको फैसिलिटी मिली, फ्री में मिली, तो उस पे टैक्स लग जाएगा। तो परक्विजिट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कैलकुलेशन, बिकॉज ये जो सारे परक्विजिट होते हैं वो नॉन कैश होते हैं और इन काइंड होते हैं। इसको आपको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उस पर टैक्सेशन जाएगा, ठीक है। ये सब हम डिटेल में करेंगे। तो ये ए, बी और सी, ए, बी और सी, ये सब सैलरीज हैं, ठीक है। बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, एडवांस सैलरी, एरर्स ऑफ सैलरी। बी में आ गया कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, इंटरेस्ट टू प्रोविडेंट फंड, परक्विजिट्स आप गए दो। ग्रॉस सैलरी जो आपकी हो गई, उसमें आपको दो डिडक्शंस मिल सकते हैं। एक तो एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस यानी कि आपका जो भी एंटरटेनमेंट, आप कोई भी नाम ले लो, इसके लिए कोई क्लब में आप जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो एम्प्लॉयर आपको जो कैश में देता है, यहाँ पे काइंड में नहीं, कैश में, कैश में जो भी पैसा देता है तो वो आपको डिडक्शन मिलता है, वो हम डिटेल में करेंगे। और दूसरा होता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स मोर और लेस सबका सेम ही होता है। हर एक सर्विस और सर्विस जो करते हैं, हर एक जो सैलराइज्ड पर्सन है उसको एक टैक्स लगता है, प्रोफेशनल टैक्स, 200 रुपये। अभी तो ये 200 रुपये, तो वो अपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। तो ये दोनों टैक्स निकल जाएंगे, सॉरी ये दोनों अमाउंट आपकी ग्रॉस सैलरी में निकल जाएगी और जो सैलरी बचेगी वो होगी टैक्सेबल सैलरी। इस पे डायरेक्ट आपका टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे जो भी ये पूरा टेबल है उसकी एक एक टर्म मैंने नीचे समझाई हुई है, ठीक है। ये सैलरी, कैश रिसिप्ट्स, तो यहाँ पे उसका सारा डेफिनेशन दिया हुआ है कि क्या भाई किस में क्या लेना है, कैसे कैलकुलेट करना है। बेसिक सैलरी यहाँ पे लिखा है, इट इज द सम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज एज अ सैलरी शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। पे स्केल होता है, पे स्केल यानी कि मैंने आपको बताया कि भाई आपकी बेसिक सैलरी समझो कि 5,000 से स्टार्ट हो रही है फॉर एन एग्जाम्पल। ये पे स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बार एग्जाम में आता है। अगर ये पे स्केल आपने अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया तो सारे इसके नीचे के जो दूसरे क्वेश्चंस है वो गलत आएंगे, ठीक है। तो बेसिक सैलरी क्या होती है कि यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल, इट इज अ पेमेंट वेयर इंक्रीमेंट स्केल इज अ प्री नॉन टू द एम्प्लॉय। इंक्रीमेंट जो कितना मिलने वाला है कि हर एक साल आपके इनकम के या आपके सैलरी में कितना अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। अब वो हर साल भी हो सकता है, हर 2 साल भी हो सकता है, हर 6 महीने भी हो सकता है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट कब मिलेगा, कितने में मिलेगा, किस ईयर में मिलेगा, वो पहले से ही स्पेसिफाई होता है। तो यहाँ पे बोला है कि बेसिक सैलरी इज गिवन एज अ 5,000। समझो कि आप जॉब पे लगे 5,000 पे, ठीक है। फिर आपको इंक्रीमेंट आएगा 1,000। अब वो इंक्रीमेंट समझो कि एक साल के बाद आएगा। तो पहले 12 महीने आप 5,000 पे काम करोगे, 12 महीने खत्म होने के बाद जो नया साल आएगा तब आपकी सैलरी 5,000 प्लस 1,000, तब आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 6,000। तो ऐसे वापस से एक साल जाएगा, 6 से 7,000 हो जाएगा। समझ में आया? दूसरे 12 महीने में फिर 7 से 8,000 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जब 8,000 आपका सैलरी हो जाएगा, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, 2,000। तो ये तब आप कहाँ तक जाओगे, 12,000 तक। तो ये 1,000 और 2,000 ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो इंक्रीमेंट है, और ये जो 5,000 है और 8,000 है वो बेसिक सैलरी है कि जिसके बाद आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा सम जब प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। द अबोव डेटा इंडिकेट्स दैट, मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ, द अबोव डेटा इंडिकेट्स that the increment schedule, as per the schedule, initial payment 5,000 which will increase by 1,000 every year until the salary reaches to 8,000 per month। यानी कि जब आप जॉब पे लगे तब 5,000 पे लगे, फिर हर एक साल एक हजार बढ़ता जाएगा। समझ में आया? जब ये बढ़त होती जाएगी, जब आपकी सैलरी ये इंक्रीमेंट मिलता गया और 8,000 तक पहुंची, उसके बाद
once salary reaches to 8,000 then increment will be 2,000. तब आपकी दूसरे ईयर में इंक्रीमेंट 1,000 नहीं बट कितनी होगी 2,000. तब आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी 10,000. तो ये 10,000 फिर 11,000 फिर आ गए 12,000. तो 12,000 इज द लास्ट स्टेज. समझ में आया? फिर नीचे बोला है डी. डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कैलकुलेशन. डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट. It is the extra amount given to an employee to meet the burden of inflation or increased cost of living. यानी कि जो ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कंट्री में या ओवरऑल वर्ल्ड, तो इसकी वजह से जो रोज बरोज की चीज़ें महंगी होती जा रही है, तो बेसिक सैलरी से भी आपका नहीं होता, तो उस पर कुछ आपको ये इन्फ्लेशन रेट को कवर करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस. उसका दूसरा नाम है डियरनेस पे, डीपी. ठीक है. नाउ नोट, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट. नोट में क्या लिखा है? नोट समटाइम्स it is given that DA or DP is not forming a part of retirement benefit, that is for leave encashment, pension and provident fund, etc. In such case, DA and DP itself shall be fully taxable. However, for the calculating taxable leave encashment, pension, HRA, etc., DA, DP will be included in salary only if it is form of a part of a retirement benefit. यानी कि बहुत सारे अलाउंसेस और बहुत सारी परक्विजिट्स आपको गिननी पड़ती है. ठीक है. तो वो सारे जो आप गिनते हो वो बेसिक सैलरी पे गिनते हो. अभी जब ऐसा सम में बोले कि भाई डीए आपका रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड होगा, तो अब आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी? बेसिक प्लस डीए. लेकिन सम में ऐसा बोला होगा कि भाई डीए रिटायरमेंट बेनिफिट में नहीं है, तब आपको डीए बेसिक सैलरी में ऐड नहीं करनी. तब आपकी सैलरी क्या हो जाएगी? सिर्फ सैलरी. डीए को आपको छोड़ देना है. वैसे डीए इज अ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस. ठीक है. प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तब याद आएगा. फीस, कमीशन सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. बोनस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल और वॉलंटरी. ठीक है. यहाँ पे बोला है इट इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस. अब ये नीचे अलाउंसेस दिए हैं. ठीक है. तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस दिए हैं, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस दिए हैं और पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस दिए हैं. तो ये जो सारे अलाउंसेस आपको दिए हैं पूरे टेबल में, इतने सारे तो आपको नहीं आएंगे. 5 या 6 अलाउंसेस हर एक बार रिपीट होता है गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर्स में या कोई भी यूनिवर्सिटी पेपर्स में. तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस यानी उसमें आपको कुछ भी कटौती नहीं मिलती, जितना मिला वो सारा टैक्सेबल. तो पहला है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस, डीए डियरनेस अलाउंसेस, डेपुटेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, फैमिली अलाउंस, हाई कोर्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जो भी है, मेडिकल अलाउंस, नॉन पार्टिसिपेटिंग अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, रूरल एरिया अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, वार्डर और प्रॉक्टर अलाउंस. सी अलाउंस में एक बात ये याद रखो, अलाउंस हमेशा कैश में होते हैं, कभी अलाउंस काइंड में नहीं होते, यानी उसके अलग से पैसे आपको मिलते हैं. तो ये जो 1 to 14 आपको लिस्ट दिया है, ये जो सारे अलाउंस है फुल्ली टैक्सेबल, उसमें कुछ भी बाद नहीं मिलता, पूरा का पूरा सैलरी में सैलरी जो होती है वो उसमें ऐड हो जाता है और आपकी सैलरी उतनी बढ़ जाती है. समझ में आया? फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस, जिसमें आपको पैसे तो मिलते हैं लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगता. तो पहला है कन्वेयंस अलाउंस. कन्वेयंस अलाउंस यानी कि घर से ऑफिस तक और ऑफिस तक घर तक जाने का. फिर दूसरा है ट्रैवलिंग अलाउंस. अब ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वेयंस अलाउंस अलग अलग कैसे हुआ? कन्वेयंस अलाउंस आपको ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस समझो कि आपको आपकी जो जॉब है उसके लिए आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द स्टेट या आउट ऑफ द कंट्री जाना पड़ता है, तो उसको वहाँ पे ट्रैवल आ गया. जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR. ठीक है. तो उस पर कुछ भी पैसे अलग से मिलते हैं, तो उस पर पैसा लगता नहीं है. टूर अलाउंस सेम. हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंस, कोई बहुत बड़ी लैब है तो उसमें आपको असिस्टेंट मिलते हैं. एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी. लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉइंट इन लोगों ने रखा है. अबो अलाउंस will be fully exempted if whole amount is spent for office use only. बहुत बड़ा पॉइंट है.
ये जो अलाउंस है वो सारा अलाउंस आपको उसी काम के लिए खर्च करना होता है। अगर उस काम के लिए खर्च नहीं किया, समझो कि आपको यूनिफॉर्म अलाउंस दिया और आपने यूनिफॉर्म नहीं लिया, तो पूरा का पूरा जो अलाउंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और समझो कि आपने यूनिफॉर्म लिया, आपको अलाउंस मिला, यूनिफॉर्म अलाउंस मिला 1000, लेकिन आपको यूनिफॉर्म पड़ा 500 में, तो 500 रुपये बच गए, तो 500 रुपये टैक्सेबल। यानी ये जो फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस है, उनकी दो कंडीशन है, वो तभी टैक्स फ्री होंगे कि पहला, जो अलाउंस जिस पर्पस, जिस रीजन के लिए मिला है उसमें ही खर्च करना है और पूरा खर्च करना है। अगर उसमें खर्च नहीं किया तो पूरा टैक्सेबल, और उसमें ही खर्च किया, उस रीजन के लिए ही खर्च किया, लेकिन कुछ बचाया, तो जितना बचा वो टैक्सेबल। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे प्रैक्टिकल सम्स आते हैं। नाउ पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, ये इट इज अ मोस्ट टाइम पी 7 से 8 मार्क का क्वेश्चन इसमें ही आ जाएगा, इसमें ही पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला है एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, composite hill compensatory allowance, running allowance to employees of transport undertakings, house rent allowance, underground allowance. Now यहाँ पे जो आपका IMP है वो है एजुकेशन अलाउंस। जो भी एम्प्लॉइज है वो अपने बच्चे को जो पढ़ाते हैं उनके लिए जो आपको अलाउंस मिलता है वो टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, यानी पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, थोड़ा टैक्स फ्री रखेंगे, थोड़ा टैक्स लगाएंगे। दूसरा है हॉस्टल, यानी कि वो बच्चे अगर कहीं हॉस्टल में पढ़ते हैं, ट्राइबल एरिया अलाउंस एमसीक्यू में आएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 14 मार्क के सम में पूछा जाएगा, कंपोजिट हिल अलाउंस ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना है एक बार। तो यहाँ पे 3 पॉइंट बहुत ही मोस्ट टाइम पे, एक तो एजुकेशन अलाउंस ये वाला, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस, ये तो आपके सम में 110% होगा। तो हर एक की लिमिट यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई की है। एजुकेशन अलाउंस एग्जेम्प्टेड टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, यानी कि आपको समझो कि 5000 रुपये मिले, तो आपको लिखना है कि 5000, ठीक है। 5000 किसके लिए मिले? एजुकेशन अलाउंस। तो उसमें 5000 के 5000 पूरे टैक्सेबल नहीं होंगे, लेकिन एग्जेम्पशन लिमिट दे दी है, यानी कि कितने पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 100 रुपये पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, यानी कि 3 बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए वो छोड़ दो, 2 बच्चों, मैक्सिमम 2 बच्चे, एक बच्चे के लिए 100, एक महीने के लिए, तो एक बच्चे का 1200 हो गया, तो 2 बच्चे के कितने हो जाएंगे? 2400। तो 5000 माइनस 2400, आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है। फिर आ जाएगा हॉस्टल अलाउंस। तो हॉस्टल अलाउंस में भी वैसा ही है कि जितना भी हॉस्टल अलाउंस मिला, समझो कि 1000 या 7000 या 8000 आपको हॉस्टल अलाउंस मिला, तो आपको पर मंथ पर चाइल्ड 300 रुपये मिलेंगे। अभी मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? 2। आपके चलो 4 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन अगर हॉस्टल में पढ़ते हैं, लेकिन कंसिडर कितने करेंगे? 2। तो 8000 टोटल मिला, तो 300 रुपये एक बच्चे के लिए एक महीने, तो पूरे साल के हो जाएंगे कितने? 3600। और 2 बच्चों के लिए अगर मैक्सिमम लगाएंगे तो 7200। तो 8000 में से 7200 पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के 800 ऊपर लग जाएगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस, यानी कि भाई ऐसे अलाउंस होते हैं कि जहाँ पे ऐसी जगह पे आपकी पोस्टिंग होती है, ऐसी जगह पे आप जॉब करते हो कि जो ट्राइबल एरिया में आता है, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती लाइफ की, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 200 रुपये मिलते हैं, तो एग्जेम्प्टेड अप टू 200। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक जाने का 800 रुपये ही मिलेगा, अगर ज़्यादा मिला तो टैक्सेबल हो जाएगा। कंपोजिट हिल कंपेंसेटरी अलाउंस, यानी कि भाई ऐसे जो एरियाज है जैसे मणिपुर, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे आपकी जॉब 9000 फीट से ज़्यादा है, तो 800 रुपये भी वहाँ पे भी एग्जेम्प्ट हो सकता है। इन सियाचिन area 7000 per month exempted, places located at a height of 10,000 meter or more above in a sea level of rupees 300 पर मंथ। तो भाई ये जो माउंटेन्स पे वगैरह पे वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा। ये सिर्फ आपको, ये जो 5th नंबर का पॉइंट है, ये सिर्फ आपको MCQ के लिए याद रखना है। फिर है रनिंग अलाउंस फॉर एग्जेम्प्टेड। हाँ, अभी
कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई, तो ट्रांसपोर्ट में कैसे होता है कि भाई एक शहर से दूसरे शहर, यानी कि समझो कि राजकोट से सूरत या राजकोट से बड़ौदा या राजकोट से अहमदाबाद तक जाने अप एंड डाउन कोई करता है, तो ड्राइवर और क्लीनर को जो भी अमाउंट उनके खाने के लिए या कोई भी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए देते हैं, समझो कि उसके लिए अलग से 1,000 रुपये हर महीने मिलता है, तो 70% पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 70% पर टैक्स नहीं लगेगा और समझो कि 10,000 तक माफ हो जाएगा। यहाँ पे बोला है 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और 10% पर मंथ विच एवर इज लेग्स एग्जाम। इसका मीनिंग क्या है कि भाई कोई भी ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर है, उसको हर एक महीने 15,000 रुपये मिलते हैं, तो 15,000 या समझो कि 20,000 मिलते हैं। ठीक है, तो 20,000 पे 20,000 का 70% कितना होता है? 14,000। तो यह 14,000 और 10,000, यहाँ पे दो लिमिट दी है, 70% और 10,000। विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड। तो 14,000 और 10,000 दोनों में से 10,000 कम है, तो 20,000 में से 10,000 पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 10,000 दूसरे जो 10,000 पर है उस पर लगेगा। वैसा ही HRA में है, मोस्ट IMP। HRA में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी अलाउंस दिए हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये, ठीक है, तो ये एग्जेम्पशन लिमिट दी है। समझो कि आपको HRA पूरे साल का 1,00,000 रुपए मिल रहा है, या 1,00,000 या 1,00,000 ही एग्जेम्प्ट हो गया। अलाउंस रिसीव्ड पहला पॉइंट ए करके दिया हुआ है, अलाउंस रिसीव्ड। दूसरा रेंट पेड, जो एक्चुअली रेंट दिया है माइनस 10% सैलरी। ठीक है, एक्चुअली रेंट कौन पे करेगा? HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस रेंट पे करेगा एम्प्लॉय। समझो कि कोई भी एम्प्लॉय ने 80,000 पेमेंट दिया पूरे रेंट का पूरे साल में, माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी समझो कि 8,000 होता है, तो 72,000। तो एक लिमिट आ गई 1,00,000 जो उसको मिला, दूसरा आ गया 70,000। और 40 और 50% ऑफ सैलरी, 40 और 50% सैलरी समझो कि यहाँ पे आ जाएगा 12,000 या 14,000, जो भी है विच एवर इज लेस, उसमें एग्जेम्प्ट होके जो भी टैक्सेबल HRA यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी बात ये याद रखनी है कि सैलरी की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी प्लस DA अंडर द टर्म्स यानी कि अंडर द रिटायरमेंट बेनिफिट में बोला है तभी, और प्लस कमीशन ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज। ठीक है, तो ये पूरा सैलरी का डेफिनेशन दिया है। तो ये यहाँ तक मैं आज हम लोग लेते हैं। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी समझा दिया है। परक्विजिट्स हम बाद में लेंगे। ठीक है, परक्विजिट्स मोस्ट IMP है और थोड़ा ट्रिकी है। 2 ही परक्विजिट आपको लेना है, लेकिन बाकी के परक्विजिट सिर्फ आपको MCQ के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, और बाद में आ जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो भी पेंशन, ग्रेजुइटी और वो है। तो यहाँ पे मैं चैप्टर क्लोज कर रही हूँ। हमने आज किया व्हाट डू यू मीन बाय द सैलरी। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि वेजिस। ठीक है, सैलरी कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, 4 एडवांस सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एरर्स सैलरी भी सैलरी में ही आएगा। और पूरा टेबल हमने किया जिसमें हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा देखा है। ठीक है, सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस हमने ज्यादा किए हैं, एडवांस सैलरी, एरर्स ऑफ सैलरी, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू RPF और इंटरेस्ट ऑन RPF। ये जो पॉइंट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो ओके, थैंक यू।